वर्षा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। मुझे पर्सनली कौन से म्यूचुअल फंड्स पसंद है, तो मैं आज आपको 6 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगी और मुझे वो क्यों पसंद है, उनके क्या रिटर्न्स हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़े बेसिक चीज़ें बता दूँ। म्यूचुअल फंड्स मतलब जब बहुत सारे लोग मिलके फंड हाउस को पैसा देते हैं और वो फंड हाउस वो पैसा शेयर्स में लगाता है। तो क्या हमें शेयर्स मिलेंगे? नहीं, हमें यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड का कि अगर हम डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। जो म्यूचुअल फंड हमारा पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा अपने हिसाब से और बदले में हमको यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये एक्टिव म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं और पैसिव भी होते हैं। तो एक्टिव मतलब जहाँ पे फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज यूज करता है, अपना नॉलेज यूज करके शेयर्स पिक करता है। ठीक है, वही पैसिव फंड्स मतलब जैसे इंडेक्स फंड्स आपने सुना होगा। तो इंडेक्स फंड्स में क्या होता है, फंड मैनेजर अपना दिमाग बिल्कुल ही यूज नहीं करता, कोई एक्सपर्टीज यूज नहीं करता, वो किसी इंडेक्स को कॉपी करता है। तो मान लो HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान, ये इंडेक्स फंड है। तो ये जो HDFC का इंडेक्स सेंसेक्स प्लान है ये सेंसेक्स को कॉपी करेगा। तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, तो इस फंड में भी 30 स्टॉक्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स फंड्स में फंड मैनेजर को अपनी कुछ एक्सपर्टीज यूज करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करना है। ठीक है, सो म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स होते हैं। पैसिव फंड्स में हम इंडेक्स फंड्स देखेंगे। अभी अपन कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है लार्ज कैप फंड्स की। इन लार्ज कैप के अंडर फंड्स के नाम बताने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि 2018 में सेबी ने एक रीकैटेगराइजेशन लाया था, जिसमें सेबी ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की डेफिनेशन लाई थी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। मान लो अगर आपको पूरा इन्फोसिस खरीदना है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो डिपेंड करेगा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, मार्केट कैप कितना है। मतलब अगर सपोज मान लो इन्फोसिस का मार्केट कैप है 10,000 करोड़, तो अगर मुझे इन्फोसिस पूरी कंपनी खरीदनी है तो मुझे 10,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप इन्फोसिस का एक शेयर खरीदते हो, सपोज 900 रुपए में खरीदते हो, तो वो हो गई उसकी मार्केट प्राइस। लेकिन अगर मुझे पूरा इन्फोसिस खरीदना है, सारे शेयर्स खरीदने हैं, तो तब मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो चलेगा उस पर खरीदना पड़ेगा। कैसे? पर शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो सेबी ने एक डेफिनेशन लाई कि लार्ज कैप कंपनियां मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फर्स्ट टू 100 कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां होगी। मिड कैप कंपनियां मतलब 101 से लेके 250 तक मिड कैप कंपनियां होंगी और स्मॉल कैप कंपनियां 250 के ऊपर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लाया था। 2018 से पहले तक ये जो लार्ज कैप फंड्स थे, ये लोग थ्योरेटिकली लार्ज कैप फंड ने पूरा पैसा अपना लार्ज कैप कंपनियों में डालना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये लोग ऐसा कर नहीं रहे थे। ये लोग थोड़ा ही एक्सपोजर लार्ज कैप कंपनियों को दे रहे थे, बाकी ये मिड कैप कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां, ऐसे सारे कंपनियां खरीद रहे थे। तो इसके वजह से क्या हो रहा था ना, ये लार्ज कैप फंड के रिटर्न्स बहुत ज्यादा आए थे, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों में तो उनका थोड़ा एक्सपोजर था। ज्यादा एक्सपोजर कहाँ था? मिड कैप कंपनियों और स्मॉल कैप कंपनियों में। तो इस वजह से रिटर्न ज्यादा आ रहे थे। ठीक है, तो अगर लार्ज कैप 2018 से पहले आप कोई भी एक लार्ज कैप फंड ले लो और उसको इंडेक्स फंड से कंपेयर करोगे तो हमेशा लार्ज कैप फंड के रिटर्न ज्यादा रहे हैं, इस रीजन की वजह से। ये जो छोटे कंपनियों में वो लोग इन्वेस्ट करते थे। लेकिन 2018 के बाद सेबी ने ये कहा कि अब लार्ज कैप कंपनियों को 80% पैसा लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। तो मान लो अगर मेरे पास पूरा AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर 100 रुपया है, अगर मुझे सब लोगों ने मिला के मेरे फंड हाउस को 100 रुपया दिया है, तो 80 रुपया मुझे लार्ज कैप कंपनियों में डालना है। ये लार्ज कैप कंपनियां क्या है? फर्स्ट टू 100 कंपनियां, राइट। तो इसके वजह से क्योंकि मेरा 80% पैसा लार्ज कैप कंपनियों में जा रहा है, तो मैं वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि 2018 से पहले तो मैं मिड कैप कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियों में भी ज्यादा एक्सपोजर रख रही थी, इसकी वजह से मेरा रिटर्न ज्यादा आ रहा था। लेकिन अभी 2018 के बाद ये चेंज होने के बाद अभी मेरे रिटर्न्स कंपैरेटिवली थोड़े कम आएंगे, लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न्स थोड़े कम आएंगे, क्योंकि मुझे मेजॉरिटी पैसा अभी लार्ज कैप कंपनियों में डालना है। एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस
ज्यादा होता है, इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशो थोड़ा कम होता है। तो इस वजह से या तो ये अभी 2018 के बाद एक्टिव लार्ज कैप फंड्स और इंडेक्स फंड्स के दोनों के रिटर्न्स लगभग सेम है, या एक्टिव फंड्स के लार्ज कैप एक्टिव फंड्स के रिटर्न्स थोड़े कम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में स्टॉक्स लगभग सेम है। सेबी के रिकैटेगराइजेशन के बाद लार्ज कैप फंड्स छोटे कंपनियों में ज्यादा पैसा नहीं डाल सकते। तो अगर दोनों के स्टॉक्स आप देखोगे इंडेक्स फंड्स के और एक्टिव लार्ज कैप कंपनियों के, तो दोनों के स्टॉक्स लगभग सेम है। तो जब लगभग सेम है तो रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट सेम आएंगे। लेकिन लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न्स थोड़े कम क्यों हो रहे थे? क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। सो इस वजह से मुझे अभी लार्ज कैप सेगमेंट में इंडेक्स फंड्स ज्यादा पसंद है, क्योंकि अब मैं इस इंडेक्स फंड को HDFC का इंडेक्स सेंसेक्स प्लान, इसको मैं कंपेयर करती हूँ एक्सिस ब्लू चिप फंड में। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड लार्ज कैप है, एक्टिव लार्ज कैप फंड है, और HDFC का इंडेक्स सेंसेक्स प्लान, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान, ये इंडेक्स फंड है। तो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा ये दोनों के रिटर्न्स अगर आप देखोगे 2018 के बाद, क्योंकि चेंज हुआ है 2018 के बाद। तो 2018 के बाद अगर मैं रोलिंग रिटर्न्स की बात करूं, जो कि अगर आपको फंड परफॉर्मेंस देखना है किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो आपको रोलिंग रिटर्न्स देखने चाहिए। ठीक है, ये बताता है कितना कंसिस्टेंट रहा है म्यूचुअल फंड अपने परफॉर्मेंस में। तो इन दोनों के अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो लगभग, अगर 3 साल की मैं बात करूं, लगभग दोनों के सेम है, या कहीं कहीं पे एक्सिस ब्लू चिप फंड ने थोड़ा रिटर्न ज्यादा दिया है, थोड़ा रिटर्न ज्यादा है। लेकिन वो जो थोड़ा रिटर्न एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो वो एक्सपेंस रेशो में चला जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड और HDFC का इंडेक्स फंड, दोनों सेंसेक्स प्लान जो है, दोनों ने लगभग सेम रिटर्न दिए हैं, या तो कभी कभार ऐसा हुआ है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ने थोड़ा रिटर्न कम दिया है। अगर मुझे लगभग सेम रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मैं एक्टिव फंड में क्यों पैसा डालूं? थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देके मैं क्यों एक्टिव फंड में पैसा डालूं? इससे अच्छा तो मैं इंडेक्स फंड में ही पैसा डाल देती हूँ। तो इसीलिए इस साल मैं आपको रिकमेंड करूंगी HDFC का इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, जो जिसमें टॉप 30 स्टॉक्स जो सेंसेक्स में रहेंगे वही स्टॉक्स आपको HDFC इंडेक्स प्लान में दिखेंगे। अब HDFC इंडेक्स प्लान क्यों? एक तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, ठीक है, बाकी के इंडेक्स फंड्स के हिसाब से इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, ट्रैकिंग एरर कम है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली HDFC इंडेक्स फंड, उसका सेंसेक्स प्लान जो है वो मुझे ज्यादा पसंद है। यहाँ पर आपको नाम दिखता होगा, पूरा नाम HDFC का इंडेक्स फंड का नाम। तो मुझे पर्सनली ये इंडेक्स फंड पसंद है। अब मैंने आपको कहा कि इंडेक्स फंड में पैसा डालो, HDFC का इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। तो अब आपको एडवाइजर्स बोलेंगे, या आपके कुछ दोस्त होंगे, या बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि नहीं इंडेक्स फंड्स में पैसा मत डालो, या आपने आर्टिकल्स में भी पढ़ा होगा कि भाई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट मत करो, इंडेक्स फंड्स में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज्यादा है। मतलब जो इंडेक्स में जितनी कंपनियां हैं, जैसे जो टॉप 10 कंपनियां हैं, उसमें इंडेक्स का वेट ज्यादा है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो अगर सेंसेक्स में टॉप 10 कंपनियों में एक्सपोजर या वेट ज्यादा है, तो जो भी इंडेक्स फंड सेंसेक्स को फॉलो करते होंगे उन इंडेक्स फंड में भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज्यादा होगा कि भाई टॉप 10 कंपनियों में ज्यादा एक्सपोजर है, टॉप 10 कंपनियों में ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। तो ऐसे में अगर वो टॉप 10 कंपनियों में से 5-6 कंपनियां भी गिर गई, या 5-6 कंपनियां के शेयर प्राइस गिर गए, तो इंडेक्स फंड तो पूरा ही गिर जाएगा। ऐसे कुछ आर्गुमेंट्स होंगे। तो अब मैंने ना इसको भी कंपेयर किया, तो मैंने ये देखा कि इंडेक्स फंड में टॉप 10 कंपनियों में ज्यादा एक्सपोजर है, करेक्ट है। ये टॉप 10 कंपनियों की अगर आप बात करो तो 60 to 70% के आसपास एक्सपोजर ज्यादा है, वेट ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इंडेक्स फंड में जो उस इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, इंडेक्स फंड में भी एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा पैसा उन टॉप 10 कंपनियों में लगा हुआ रहेगा। तो अगर वो टॉप 10 कंपनियां नीचे गिरती हैं तो इंडेक्स फंड भी पूरा नीचे गिरेगा। लेकिन अगर मैंने फिर लार्ज कैप कंपनियों का भी कंपेयर किया, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड और ऐसी बहुत सारी लार्ज कैप फंड्स थे जिसमें टॉप 10 कंपनियों में अगेन 60% एक्सपोजर था। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि इंडेक्स फंड में ज्यादा कंसंट्रेशन है टॉप 10 कंपनियों में, तो एक्टिव फंड में भी टॉप 10 कंपनियों में ज्यादा एक्सपोजर है, क्योंकि 60% एक्सपोजर टॉप 10 कंपनियों में है एक्टिव फंड्स में। यहाँ पर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पहली चीज ये। तो अगर इंडेक्स फंड में कंसंट्रेशन है तो लार्ज कैप फंड में भी कंसंट्रेशन है। मैंने जब कंपैरिजन किया तो इंडेक्स फंड में जो टॉप 10 कंपनियां हैं, और मैंने एक
लार्ज कैप फंड लिया था जिसमें टॉप 10 कंपनियां थी, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही स्टॉक का था। तो आप ये देखो कि लगभग जो इंडेक्स फंड में कंपनियां हैं वही कंपनियां लार्ज कैप फंड में भी है। टॉप 10 की अगर मैं बात करूं तो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। वेट अगर टॉप 10 कंपनियों का ऑलमोस्ट 60 to 70% के आसपास है, इधर भी वेट 70 to 75% के आसपास है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क दोनों में है। तो ये एक चीज हो गई। और सेकेंड चीज कि अगर मैं सपोज एक बार मान भी लूँ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क के बारे में, अगर मैं मान भी लूँ, तो आपको क्या लगता है कि अगर टॉप 10 कंपनियां गिरी तो क्या सिर्फ इंडेक्स फंड गिरेगा? नहीं, अगर वो टॉप 10 कंपनियां गिरी, जो इंडेक्स में टॉप 10 कंपनियां हैं, अगर उसका शेयर प्राइस गिरा तो पूरा मार्केट गिर जाएगा। फिर कोई भी फंड नहीं बचेगा, ना आपका फंड बचेगा, ना मेरा फंड बचेगा, ना लार्ज कैप फंड बचेगा, ना इंडेक्स फंड बचेगा। अब सेकेंड म्यूचुअल फंड जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो है पराग पारेख का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब ये मल्टी कैप कैटेगरी में नहीं आता है, अब ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आता है, बस ये लेबल चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है, ठीक है। सो पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मुझे क्यों पसंद है? पहले तो फंड मैनेजर मिस्टर राजीव ठक्कर और मिस्टर रौनक ओमकार, फंड मैनेजर गजब के फंड मैनेजर है। इन्होंने जो फंड की ग्रोथ लाई है दैट इज अनस्टॉपेबल, बहुत अच्छी ग्रोथ लाई है, पहली चीज ये। सेकेंड चीज, ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल पे चलता है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। थर्ड थिंग, इसमें कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स भी है, जैसे अमेजॉन है, गूगल है, फेसबुक है, ठीक है, सुजुकी है, तो आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिल रहा है। चौथी चीज ये कि इस फंड के अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे जो इनमें स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स जितने भी स्टॉक्स इनके पास है, जितनी भी कंपनियां इनके पास है, हर कंपनी में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मोट है, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सो कोई भी कंपनी में, कोई भी शेयर्स में जब भी मैं पैसा डालती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि उस कंपनी में क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या अलग चीज है वो कंपनी में कि वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को दूर रख रहे हैं। तो जैसे इस कंपनी में जाइडस वेलनेस एक स्टॉक है, ठीक है, CDSL स्टॉक है, MCX स्टॉक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक है, HDFC का स्टॉक है। तो इसके वजह से ये फंड ने बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस दिया है। आपको रोलिंग रिटर्न्स दिख रहे होंगे पिछले 3 साल के, बहुत अच्छे रिटर्न्स है, बहुत कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स हैं। तो इसलिए मुझे पर्सनली पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मुझे बहुत पसंद है। और इस फंड का आप टर्नओवर देखोगे तो वो भी टर्नओवर बहुत कम है, मतलब ये एक बार जब खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, बार बार खरीदते बेचते नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार खरीदते बेचते हो तो उसमें रिटर्न्स अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये लोग जो फंड खरीदते हैं उसकी एकदम अच्छे से रिसर्च करते हैं और वही स्टॉक्स खरीदते हैं जिसमें इकोनॉमिक मोट हो। तो ऐसे स्टॉक्स हैं इनके पास। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये भी है कि ये लोग बढ़ते मार्केट में तो अच्छा परफॉर्मेंस देते ही हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो ये फंड बहुत कम गिरता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव रिटर्न्स नहीं आते हैं, लेकिन कंपेयर टू अदर फंड्स इनके नेगेटिव रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं, क्योंकि जब अगर मार्केट गिरता है तो वो ये फंड इतनी तेजी से नहीं गिरेगा, थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए भी मुझे ये फंड पसंद है। तो फर्स्ट पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ठीक है। सेकेंड फंड है टैक्स सेविंग फंड। अच्छा, तो अब टैक्स सेवर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ओल्ड, जैसे न्यू टैक्स लैब्स आए हैं और ओल्ड टैक्स रिजिम है, तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको टैक्स सेविंग फंड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहे हैं तब आपने टैक्स सेविंग फंड लेना जरूरी है। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का अगर आपको टैक्स बचाना है तो आपको 31 मार्च 2021 से पहले ही ये टैक्स सेविंग फंड्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये कैसा होता है ना कि आपको ATC के अंडर डिडक्शन मिलता है। तो मान लो आप जितने भी रुपए का टैक्स सेविंग फंड लोगे उतने पैसे आपके टोटल इनकम से माइनस हो जाएंगे, तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको टैक्स कम बैठेगा। मान लो 1,50,000 का मेरा टोटल डिडक्शन है, ठीक है, उसमें से 1 लाख रुपया मुझे PF के अगेंस्ट डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो बचा कितना? 50,000। तो मैं इस साल का सिर्फ 50,000 तक का ही टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड खरीदूंगी। सपोज आपने 2 लाख का खरीद लिया, ठीक है, तो आपको डिडक्शन से 1,50,000 तक का ही मिलेगा। जो 1 लाख आपको PF का मिल रहा है और बाकी का सिर्फ 50,000 ही मिलेगा, तो टोटल डिडक्शन सिर्फ 1,50,000 का ही मिलेगा। तो आप देखिए, आपके टैक्स प्लानर से बात कीजिए कि ATC के अंदर आपका कितना
डिडक्शन बचा हुआ है और वो बचा हुआ डिडक्शन के लिए ही आप टैक्स सेविंग फंड लीजिए, ठीक है। वो भी कब, अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जा रहे हैं। अगर न्यू टैक्स स्लैब में जा रहे हैं तो वहां पे टैक्स सेविंग फंड लेने की एब्सोल्यूट जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज, जब भी आप टैक्स सेविंग फंड लोगे आपको 3 साल का लॉक इन होगा, तो जितना भी पैसा आप टैक्स सेविंग फंड में डालोगे 3 साल के लिए वो लॉक हो जाता है। तो अब अपन बात करते हैं टैक्स सेविंग फंड की मुझे पर्सनली कौन से पसंद है। मैं आपको यहाँ पे 2 टैक्स सेविंग फंड रेकमेंड करूंगी, आपको लेना एक ही है मैं, लेकिन आपको 2 रेकमेंड करूंगी, उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। तो पहला टैक्स सेविंग फंड है पराग पारेख का टैक्स सेवर फंड। जी, यहाँ पे भी पराग पारेख आ गया। तो ये मुझे क्यों पसंद है, देखिए पहले तो फंड मैनेजर, मुझे फंड हाउस पता है, फंड मैनेजर्स पता है, और मेरा सबसे एक फंडा ये रहता है मेरा कि मैं जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालती हूँ मैं देखती हूँ मुझे फंड हाउस पे कितना भरोसा है, और मुझे पराग पारेख फंड हाउस पे ये बहुत ज्यादा भरोसा है। हो सकता है मैं आपको यहाँ पे बायस साउंड करूँ, लेकिन ये फंड हाउस बहुत अच्छा है, बहुत एथिकल फंड हाउस है, ये फंड हाउस पे आप विश्वास कर सकते हो, इसीलिए मैंने पराग पारेख का टैक्स सेविंग प्लान यहाँ पर रिकमेंड किया है। अब यहाँ पे हालांकि इसको सिर्फ 1.5 साल ही हुए हैं आके, तो इन 1.5 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर आप पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड देखोगे उसमें जो स्टॉक्स है वही सेम स्टॉक्स पराग पारेख टैक्स सेविंग फंड में है, एक्सेप्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स, क्योंकि रूल्स अलाउ नहीं करते कि टैक्स सेविंग फंड्स में इंटरनेशनल स्टॉक्स हो। तो इंटरनेशनल स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स जो पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में है वही स्टॉक्स टैक्स सेविंग फंड में है। और ये लॉजिकल भी है, अगर पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में जो स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अच्छे स्टॉक्स है, तो वही स्टॉक्स वो लोग इसमें भी डालेंगे। टैक्स सेविंग फंड में ऐसा नहीं है कि कोई मिरेकल वाले स्टॉक्स होंगे या कुछ अलग ऊपर से आए हुए स्टॉक्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो टैक्स सेविंग फंड में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि आपका पैसा सिर्फ 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, बहुत सारे लोग या आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि भाई अगर मेरे पास पराग पारेख लॉन्ग टर्म फंड है, मैं पराग पारेख टैक्स सेविंग फंड भी ले रहा हूँ, तो 2 है तो नाम के 2 म्यूचुअल फंड, लेकिन दोनों में स्टॉक सेम है, तो ये भी सही नहीं है। दिस इज अ फैक्ट कि ऐसा भी बोला जाता है कि भाई आपके पास दो म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उन 2 म्यूचुअल फंड्स में देखिए कि दोनों के स्टॉक सेम तो नहीं है, क्योंकि अगर दोनों के स्टॉक सेम रहेंगे तो 2 म्यूचुअल फंड खरीदने का कोई फायदा ही नहीं है, ये भी सही है। तो इसी वजह से मैं आपके लिए दूसरा टैक्स सेविंग प्लान लेके आई हूँ, जो है मिराय एसेट का टैक्स सेवर फंड। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं इसके भी, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है, और इसके अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। और जब मैं इसको दूसरे टैक्स सेविंग प्लान से या टैक्स सेवर से कंपेयर कर रही थी तो अच्छे टाइम में तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरा है तो ये फंड इतना ज्यादा नीचे नहीं गिरा है, ये मुझे बेस्ट चीज लगी। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि अच्छे टाइम में तो सबको ही अच्छे रिटर्न्स देते हैं, लेकिन बुरे टाइम में मिराय टैक्स सेवर फंड बाकी के टैक्स सेविंग प्लान्स के कंपैरिजन में कम गिरा है, तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी। मान लो दूसरे टैक्स सेविंग फंड्स का -15% रिटर्न है, तो मिराय एसेट का -10% होगा, तो गिरे दोनों भी फंड्स हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मिराय टैक्स सेवर फंड कम परसेंटेज से गिरा है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि दूसरे टैक्स सेविंग फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन मिराय एसेट ने थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। देखो, जब मार्केट बुरा रहेगा तो सारे फंड्स ही गिरेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा फंड कम गिरा है। तो यहाँ पे मिराय टैक्स सेवर फंड की ये अच्छी बात है कि गिरते हुए मार्केट में वो कम परसेंटेज से गिरा है एज कंपेयर टू अदर टैक्स सेवर फंड्स। तो अब आपने कौन सा टैक्स सेवर फंड लेना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है तो आप ऐसे बोलो कि भाई मुझे 2 म्यूचुअल फंड में सेम स्टॉक्स नहीं चाहिए, तो आप मिराय एसेट का टैक्स सेवर फंड ले लो। लेकिन अगर आपके पास पराग पारेख का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड नहीं है तो आप पराग पारेख का टैक्स सेवर फंड भी ले सकते हो। देखो, दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक की जो नेगेटिव चीज है कि भाई 2 म्यूचुअल फंड में ले रहा हूं लेकिन दोनों में सेम स्टॉक्स हैं, तो अगर आपको वो नेगेटिव चीज लगती है तो आप मिराय का टैक्स सेवर फंड ले लो। एक्सपेंस रेशियो कम है, रिटर्न्स अच्छे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो आप मिराय टैक्स सेवर फंड भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए हैं, आपको जो पसंद है आपके हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स क्या होते हैं? देखो, पहले तो ये जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं ये थोड़े रिस्की फंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा डालते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां कौन सी? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 250 के ऊपर की सारी कंपनियां,
ठीक है। तो स्मॉल कैप फंड्स इन स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा डालते हैं। तो ये रिस्की क्यों है? देखो, अच्छे मार्केट में स्मॉल कैप फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनियों में ये पैसा डालते हैं वो लोग ग्रोथ स्टेज पे हैं, ठीक है। छोटी कंपनियां काफी तेजी से बढ़ती हैं, काफी तेजी से रिटर्न्स देती हैं। तो अच्छे टाइम में ना स्मॉल कैप कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन बुरे टाइम में गिरने वाले भी पहले स्मॉल कैप फंड्स ही होते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां ही पहले गिरती हैं। बुरे टाइम में एकदम लार्ज कैप कंपनियां एकदम से नहीं गिर जाएगी, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियां एकदम से गिर जाएगी। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो, अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो, तो तभी आपने स्मॉल कैप फंड में पैसा डालना चाहिए। मुझे पर्टिकुलरली पसंद है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। अब मुझे ये क्यों पसंद है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो दूसरे स्मॉल कैप फंड्स के हिसाब से इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। सेकेंड चीज, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ऐसा फंड है जो अच्छे टाइम में तो उसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन बुरे टाइम में इतना ज्यादा इसमें गिरावट आई नहीं है। कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड्स इसमें गिरावट कम है। अगेन गिरावट है, काफी अच्छी गिरावट है, लेकिन दूसरे स्मॉल कैप से अगर आप कंपेयर करोगे, दूसरे स्मॉल कैप फंड्स से कंपेयर करोगे, तो इसमें गिरावट कम है एज कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड्स। इसके आपको रोलिंग रिटर्न्स दिख रहे होंगे, इसका एक्सपेंस रेशियो भी आपको दिख रहा होगा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि AUM जो रहता है इसमें बहुत मैटर करता है, कि आपको AUM में थोड़ा ध्यान देना है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो AUM का मतलब क्या होता है? अगर मुझे बहुत सारे लोगों ने मिलकर 100 रुपया दिया है और वो 100 रुपया मैं उनका मैनेज कर रही हूँ शेयर्स में डाल के, तो ये जो 100 रुपया हुआ, ये हुआ AUM म्यूचुअल फंड का। तो जितने भी लोगों ने मुझे जितने भी पैसे दिए, मान लो 100 रुपए दिए, तो 100 रुपया क्या हो गया? AUM हो गया, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग मुझे और देते जाएंगे, जब दूसरे लोग आएंगे और देते जाएंगे, तो 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, तो ये 400 क्या हो गया मेरा? ये 400 AUM हो गया, कि मैं इतना पैसा 400 रुपए मैं मैनेज कर रही हूँ। 400 रुपए ये मेरी एसेट अंडर मैनेजमेंट होगी। तो स्मॉल कैप फंड्स में ना थोड़ा AUM पे ध्यान देना आप। जैसे अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो अभी AUM लगभग 3,500 करोड़ के आसपास है। जैसे ये 6-6,500 करोड़ को पार कर दे, आप इस फंड से निकल जाना। क्यों? देखो, स्मॉल कैप फंड का मतलब क्या होता है? छोटी कंपनियों में पैसा डालना, ठीक है। 250 अबाउ ही सारी कंपनियों में स्मॉल कैप फंड्स पैसा डालेंगे। तो अब ये छोटी कंपनियां जो होती है ना, ये बहुत ग्रोथ कंपनियां होती है। मतलब अगर अच्छे टाइम में जब ये ग्रोथ होती है कंपनियों की, तो बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन इसमें इस स्मॉल कैप कंपनियों में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिसमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। मतलब आप खरीद तो लो वो स्मॉल कैप कंपनियां, लेकिन बेचते समय आप उसमें डिमांड सप्लाई नहीं होने के कारण आप उसको बेच नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्या होता है ना, स्मॉल कैप फंड में अगर ज्यादा पैसा आ जाए, ठीक है, सपोज मान लो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 6,500-7,000 करोड़ अगर आ जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो फंड मैनेजर को समझ में ही नहीं आएगा कि वो कौन से कंपनियों में डाले, कौन सी स्मॉल कैप कंपनियों में डाले, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियां तो उसने ले ली होगी, राइट। फिर जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको तो वो रख नहीं सकेगा, उसको इन्वेस्ट करना है, तो वो ना चाहते हुए भी उसको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां लिक्विडिटी ही नहीं है। मतलब इन्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन जब उसको बेचने का टाइम आया तो उसको वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं है, उसमें ज्यादा वॉल्यूम ही नहीं है, तो वो थोड़ा रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही 6,500 के आसपास, 6,500 करोड़ के आसपास इसका AUM आ जाए, तो आप निकल जाना उस फंड से। सो ये था एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये जो फंड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैं ये नहीं बोलती कि ये बेस्ट फंड्स हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बेस्ट फंड्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है कि भाई लोग जब एनालाइज करते हैं, जब फंड्स ढूंढते हैं, तो उनको एकदम बेस्ट म्यूचुअल फंड चाहिए, कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होना चाहिए, इसके रिटर्न्स एकदम से ही अच्छे होने चाहिए, पास रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए, रोलिंग रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, फंड मैनेजर अच्छा होना चाहिए, स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं होना चाहिए, ट्रैकिंग एरर अच्छे होने चाहिए, ट्रेलिंग रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए। तो ऐसे सारे फंड्स में आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज दिखेगी, ठीक है। तो आपको एक रीजनेबली अच्छा फंड लेना है। तो ये सारे जो फंड्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं, मैं ये नहीं बोलती कि ये बेस्ट फंड्स है, क्योंकि बेस्ट फंड्स ढूंढने के चक्कर में ना इन्वेस्टमेंट तो रह ही जाती है, और हम बोलते हैं कि हटाओ यार, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, मुझे कोई फंड नहीं खरीदना है। ऐसा होता है, जितना ज्यादा आप उसको कॉम्प्लिकेट करोगे ना, एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखोगे कि आपने किसी फंड में इन्वेस्ट ही नहीं
रिकॉर्ड जिसका हो, थोड़ा एक्सपेंस रेशियो कम हो, वैसे फंड्स आप चूज। और एक चीज कि आप म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, पहली चीज ये। और सेकंड चीज कि आपका जो पीरियड है वो लॉन्ग टर्म हो, मिनिमम 5 इयर्स होना ही चाहिए। अगर मिनिमम 5 इयर्स नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। फिर तो ये फंड्स जो मैंने बोले हैं ना उसको देखिए भी मत, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप बेसिकली स्टॉक मार्केट में आपको लंबे समय तक रहना ही पड़ता है, तब जाके आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर आपका टाइम पीरियड लॉन्गर नहीं है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप एफडी करवा लो उस पैसे की, वो ज्यादा सेफ रहेगा। आप भी फंड्स को एनालाइज कीजिए और मुझे बताइए आपको कौन सी अच्छी चीज लगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।